एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम आ गए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 2 के ऊपर और आज मैं इसका पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ। बुक 2 का नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 1 है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन की ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। तो ये जो वाली बुक है हमारी और ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम इंडिया की ना पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं सभी चीज़ों को। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हम पढ़ते हैं। वहाँ पे भी आपका ये एक चैप्टर तक कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही चैप्टर पढ़ जाते हैं। मैंने सही बार देखा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है, खाली पहली वाली बुक का पढ़ लिया। अरे दूसरी वाली बुक का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे और ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आप जानोगे, अब तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू नो, पॉपुलर डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यू नो। अब आप जानोगे इंडिया की डेंसिटी कितनी, यानी कि इंडिया के जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। डेंसिटी जानोगे, कितने लोग जो हैं आप मान सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर स्टेट्स में, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सी की कम है। ये चीज़ें सिंपल आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। 1 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, यानी कि सीयूईटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलो जो भी है मैं सब अच्छे से पढ़ा देती हूँ आपको। ऐसे ही मैंने बाकी चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हमारी ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के। तो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी लगा दिया। और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है सबसे ऊपर, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे कंट्री की पॉपुलेशन की, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमारी कंट्री एज यू ऑल नो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो ये नोट्स जो मैंने आपको बना के यहाँ पर रखे हैं, ऐसे ही मतलब इससे भी और रिफाइंड नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करे हैं, जिसमें आपको चैप्टर के पैराग्राफ रीड कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट रीड माई नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन दोज नोट्स ओनली। एंड साथ ही के साथ में लॉन्ग आंसर लर्न करना बिल्कुल बेसिक सा हो जाएगा अगर आप नोट्स को रेफर करोगे। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की एज ऑफ 2011 के सेंसस कितनी है, 1.210 मिलियन। ठीक है, एंड इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, तीनों की पॉपुलेशन को मिक्स भी कर देना, उससे भी ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन। रिजल्ट क्या होता है अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने का? तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने का रिजल्ट ये है कि इससे ना रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आजकल एक सिंपल बात आप कहते हो कि यार जॉब नहीं मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो चुकी है, इतने लोग लाइन में जो है अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके खड़े हैं, आप कैसे स्टैंड आउट उनसे करोगे, आप कैसे कॉम्पीट कर पाओ, इतनी जॉब्स हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि गाइज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और इंस्टीट्यूशन इतने हैं नहीं हमारे पास में जो हमें जॉब ऑफर करे, इसलिए ये प्रेशर पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर। और ये सिर्फ जॉब की फील्ड में नहीं, फूड ले लो आप, और जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ले लो, बाकी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सबके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज तो उतनी ही रहेंगी, चाहे वाटर है, चाहे सड़कें हैं, चाहे मकान है, कुछ भी चीज़ है वो तो सेम रहेगा, बट पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जब ऐसा होता है तो फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि अमीरी गरीबी का फ़र्क फिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी कलेक्ट पॉपुलेशन डेटा? कैसे मुझे पता है कि इस वाले साल में इतनी पॉपुलेशन, इस वाले साल में उतनी पॉपुलेशन? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इन काम को परफॉर्म करते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर टीम जो इस काम को परफॉर्म करती है, और जो ये काम होता है कि भाई जो है बेसिकली पॉपुलेशन पता लगाया जाए इस कंट्री की, उसको हम कहते हैं सेंसस। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में एक अंकल आते हैं और साथ में अपनी टीम के साथ में आंटी भी आती हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो मैम और सर क्या करते हैं, अपने साथ में रजिस्टर्स लाते हैं, लैपटॉप्स लाते हैं और पूछते हैं घर में कौन कौन है, छोटे बच्चे का नाम क्या है, ये वो सबका नाम पूछता है, कौन क्या करते हैं, आधार कार्ड वगैरह देखते हैं। इस टाइप से ना, मतलब पहले भी होता था ये, अब भी ऐसे ही होगा, कुछ समय बाद दोबारा आपके घर में लोग आएंगे। इसको क्या कहते हैं हम, जनगणना करना। ठीक है, तो जनगणना वाले जो लोग होते हैं वो सेंसस निकालते हैं कंट्री का और पता लगाते हैं कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। हमारी कंट्री का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो ब्रिटिशर रूल के दौरान ही हो गया था, यानी कि 1872 में, बट इट वाज नॉट अ फुल फ्लेजेड सेंसस, उसमें काफ़ी कमियां थी। जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो दिस इज़ अ 1 मार्कर, भरमा रहे हैं यहाँ 1 मार्कर तो यहीं आपको मिल गए हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग यू नो कि कहाँ पे कितने % लोग रह रहे हैं, सिंपल ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हो जो आपकी बुक में दिखा रखा है कि ये जो 1 डॉट इज इक्वल टू
2 लाख पर्सन, यानी कि एक जो ये डॉट बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसका मतलब है 2 लाख लोग, ठीक है। तो आप इन डॉट्स का मतलब है कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉट हल्के 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 दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, और जहाँ पे बिल्कुल ऐसा जेट ब्लैक सा हो रखा है, ये देख रहे हो ये वाली जगह, यहाँ कितने सारे हैं, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ यूपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, ठीक है। इधर देखिए आप महाराष्ट्र, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि यहाँ की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये देखो। तो जहाँ पे और अगर आप यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखोगे तो यहाँ देख रहे हो कितनी कम परसेंटेज है। तो यही है कि भाई 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पर्सन्स, और इससे देख के हमें समझ में आ रहा है कहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की इंडिया की बात करो तो हमारा अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन है, ऐसा नहीं है कि कुछ तो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं और वहाँ इतने कम लोग रहते हैं, और कुछ छोटी सी स्टेट्स हैं वहाँ भर भर के लोग रह रहे हैं। कुछ बड़ी स्टेट्स में इतने भर भर के लोग रह रहे हैं कि भैया, जैसे हमारी यूपी की बात कर लो, 4-5 देश मिला लोगे ना बाहर वाले, तो हमारी यूपी की पॉपुलेशन तब भी ना बने हमारी, ठीक है। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, देन महाराष्ट्र की, देन बिहार की, देन वेस्ट बंगाल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कंट्री में जैसे आपको पता दे रहा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, टेल मी द नेम ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो उनका साइज बहुत लार्ज है एंड लार्ज पॉपुलेशन है। एक आध यूनियन टेरिटरी एक्सेप्शन में है हमारी, वरना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ लार्ज साइज एंड लार्ज पॉपुलेशन है। स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लार्ज साइज बट स्मॉल पॉपुलेशन भी है हमारे यहाँ। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की इन डिटेल, जहाँ से आपको बहुत सारे 1 मार्कर आने वाले हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 76 पॉपुलेशन जो है ना हमारी 76%, वो ये हमारी स्टेट से घेर के बैठी हैं। इसमें आता है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, ठीक है। ये सारी मिलाकर इंडिया का 76% ऑफ पॉपुलेशन जो है पूरा का पूरा लेकर बैठी हुई है। और अगर आपको इन्हें लर्न करना है तो सिंपल आप अभी इसी कमेंट सेक्शन में 76 पॉपुलेशन और जो है अपना सारी की सारी इन सारी स्टेट्स का नाम कमेंट में लिख दो। अब बात करें अगर हम लार्ज जोग्राफिकल एरिया की, कुछ ऐसे भी हैं जिनका जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है बट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल, जैसे कि स्मॉल स्टेट्स में होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा है बट जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। सेम इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा क्यों है? हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर में लोग रह रहे हैं, सब में 50-50 लाख ले रहे थे, सब में 10-10 करोड़ रह लेते। ऐसा क्यों है कि कहीं पे तो 10 करोड़ है तो कहीं 25 करोड़ है तो कहीं 15 लाख भी नहीं है? ये क्यों है? ये हाइपोथेटिकली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर लोग कहीं जगह पे रहना पसंद करते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर, जहाँ पानी अच्छा आएगा तो लोग वहाँ रहेंगे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड होती है वहाँ भी लोग नहीं रहते, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में कहो आप और माउंटेन एरियाज़ में कहो, नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ के बाकी जगहों पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि वहाँ बहुत एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। और वहाँ पे जो है आप कह सकते हो अगर हम बात करें एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट की तो वहाँ पे भी कई जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जहाँ पानी सही से नहीं मिलेगा वहाँ कम लोग जाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था सोशो इकोनॉमिक फैक्टर में, जहाँ भाई इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी, मिनरल्स होंगे जहाँ पे, वहाँ जाके लोग रहना पसंद करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत होते हैं, जहाँ अच्छा लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जॉब मिल रही है, डेवलपमेंट है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। और कुछ ऐसे एरियाज़ हमने पढ़े थे कि जहाँ पे अगर कोई इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वहाँ आतंकवाद है, यहाँ वहाँ दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो इवन तो वो जगह कैसे भी हो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, माइग्रेट करके ओवर पॉपुलस जगह पे चले जाएंगे। बट जान प्यारी होती है तो दे हैव टू लीव दैट प्लेस, ठीक है। तो यही सब फैक्टर्स हैं, इन्हीं को इंग्लिश में ज़रा थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी कहीं कहाँ तो कुछ कहाँ, ये होने का रीज़न सबसे पहले फिजिकल फैक्टर आता है। क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता है, ठीक है। जैसे कि नदन प्लेन जो हमारे गंगा रिवर का फर्टाइल प्लेन निकलता हुआ आता है, जहाँ बढ़िया वाली एल्यूवियल सॉइल है, जहाँ यूपी, बिहार, पंजाब है, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, रहना बहुत आसान है, यहाँ प्लेन एरिया है, खेती भी बढ़िया हो रही है इसलिए, ठीक है। डेल्टास के अंदर और कोस्टल प्लेन के अंदर हाई पॉपुलेशन रहती है एज़ कम्पेयर टू द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अगर आप सदर्न इंडिया की इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में जाओगे, वहाँ पे फिर थोड़ी कम पॉपुलेशन है। हिमालय की बात करो और अगर सम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट
एंड वेस्टर्न स्टेट्स की बात करो तो वहाँ और ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अब जैसे हमें कुछ स्टेट्स की बात बता रखी है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इवन दो जो है पहले नहीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई है और बढ़ ही गई है मतलब। तो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन की वजह से राजस्थान में अब अच्छी पॉपुलेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से झारखंड में अच्छी पॉपुलेशन है, झारखंड में माइनिंग वगैरह होती है, बहुत मिनरल्स है वहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि अब हमारी कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो जो हमारी पेनिनसुलर स्टेट्स है वहाँ पे भी अब अच्छी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, इवन दो पहले वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो विकास गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए जो है क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ, ये इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएगा। जहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर है कि सबके अपने अपने खेत है और वो खेती कर रहे हैं, वहाँ पे फिर पॉपुलेशन बढ़ी। पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट पे डिपेंड करता है, किस टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है, स्पैर्स सेटलमेंट होता है, तो जहाँ पे अच्छा ह्यूमन सेटलमेंट लगा लोगों को, वहाँ पे लोग जाके बसे, ठीक है। नेटवर्क एरिया पे डिपेंड करता है, जहाँ अच्छा खासा नेटवर्क एरिया, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, जहाँ सड़कें ही नहीं है तो लोग वहाँ रह के क्यों पसंद करेंगे। एक ऐसी सिटी में आएंगे जहाँ सड़क है, अच्छे माहौल है और जो है बाज़ार है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वहाँ रहना पसंद करेंगे ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। आपको पता है जहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो इंसान वहाँ जाके रहेगा, भाई जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसा कमाएंगे तो खाना भी खाएंगे, बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, पिक्चर देखने भी जाएंगे, तो वहाँ अर्बनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि वहाँ शहर बन जाएगा, ठीक है जी। अभी रिवर प्लेन एंड कोस्टल एरियाज हैव हैवी पॉपुलेशन ड्यू टू ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट। अब बहुत सारे हमारे ऐसे रिवर प्लेन है जहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री है पॉपुलेशन की। फॉर एग्जांपल गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन का है ये हमारी, अगर हम बात करें तो ये हमारा जितना भी एरिया हड़प्पा वाला था पहले, और अभी आप करो हमारी गंगा रिवर के आसपास में जितने भी जगहें बसी हुई हैं वहाँ आज से थोड़ी पॉपुलेशन है। ह्यूमन हिस्ट्री, कितने बड़े बड़े एम्पायर, मगध एम्पायर और हमारी मॉडर्न डायनेस्टी, ये वो इतने सारे एम्पायर्स हमारे इन्हीं जगहों में तो सेटल थे, इतने ओवर पॉपुलस वाले। अब का एक चैप्टर है विजयनगरा करके अपनी हिस्ट्री के अंदर, नहीं पता अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो, वहाँ सदर्न इंडिया में जो है पॉपुलेशन वहाँ पे हाई है। क्यों है? आज से नहीं है, तब से है कोस्टल एरियाज़ में भी। तो ह्यूमन हिस्ट्री की वजह से भी, जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने से जिन जिन जगहों को ब्रिटिशर्स ने अच्छे से सेटल कराया था, जैसे आप देखो कलकत्ता की पॉपुलेशन, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे की, कुछ कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुरू से जो है हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन रही है, वहाँ आज के समय पर भी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा है, डेवलपमेंट वहाँ अच्छा हो रखा है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव हाई concentration of population due to industrial development and urbanization, ठीक है, एंड ड्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट, यानी कि यहाँ पे गांव से शहर में माइग्रेशन हो रहा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग 1 मार्कर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कि आपको बताना है कि कौन सी जो है हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, जहाँ अच्छा अर्बनाइज कल्चर है, शहरी कल्चर है, इस वजह से लोग वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर में ऐसा हो रहा है और यहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेशन देखा जाता है, ठीक है जी। चलिए, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर में। इसका मतलब होता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, बेसिकली कि पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये हम पता लगाते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। इससे हमें पता चलता है कि भैया जो है ना पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पर्टिकुलर एक लैंड पे। जैसे कि एक मोहल्ला है, वहाँ पे तो एक मोहल्ले के अंदर मानो तुम कि 40-50 घर बने हुए हैं, और वहीं एक दूसरा मोहल्ला है, वहाँ पे उसी एरिया के अंदर सेम टू सेम वही एरिया है, कोई ये नहीं कि वो मोहल्ला बड़ा है, सेम एरिया बिल्कुल, वहाँ पे रह रहे हैं भैया 40-50 की जगह आप कह रही हूँ 200 घर हैं। तो आप सोचो वहाँ पे जो घर में लोग रह रहे हैं वो कितने कंजस्टेड होकर रह रहे होंगे, छोटे छोटे मकान होंगे उनके, सड़क पे भी गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होगी, ट्रैफिक सा रहेगा, काफ़ी हौच पौच होगी। जहाँ 40-50 होंगे वहाँ फिर थोड़ा ठीक होगा, और कम हो जाए तो और अच्छा होगा। तो इससे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता लगाने का रीज़न ये होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से प्रेशर ऑन रिसोर्सेज पता चलता है, लाइफ की क्वालिटी पता चलती है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक लैंड है
या एक जगह है वहाँ पे भैया 1-1 किलोमीटर दूर पे एक घर है, तो वहाँ तो डेवलपमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए इतनी दूरी पे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, अगर हम 2011 की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर के दायरे में 2011 में हमने जब अपना निकाला था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो 382 लोग रह रहे थे। इतने लोग 382 लोग जो है रह रहे थे हमारे 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब जो है हम बात करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी के में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन अ स्टेडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। तो अब दिन पर दिन हमारा जो है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में इतने लोग रहेंगे वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 200% मतलब हर बार हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम 117 स्क्वायर किलोमीटर इन 1951 टू 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। तो 1951 से हमारा 2011 में इतना चेंज आया था। इतना डिटेल भी आप नहीं लर्न करोगे कोई बात नहीं, अब ये लर्न करो जो स्टेट्स का है, इसे नहीं भी करोगे ठीक है चलता है, इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है। 17 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, कितना कम है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं। वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो है, और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो इनफैक्ट मुझे एक बार चेक करना पड़ा कि हाँ भाई सही लिखा है ना, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, आई वॉज कन्फ्यूज। तो भाई दिल्ली की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में 11,297 लोग, 11 मतलब कि 11,297 लोग रह रहे हैं विद इन पर स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें हम तो हो गया हमारा बिहार का 1102, वेस्ट बंगाल का है 1029, उत्तर प्रदेश का 828, केरला का है 859, तमिलनाडु का है 555। ये वो कंट्रीज हमारी कंट्री की वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। और असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड ओडिशा की कितनी है डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है जी। चलो, द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें, जो हमारे हिमालय की हिल स्टेट्स हैं वहाँ की अगर हम बात करेंगे, तो हिल स्टेट्स ऑफ हिमालय में असम को छोड़ के रिलेटिवली काफ़ी लो डेंसिटी है। एंड अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी, उनकी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, ये मैप आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये जो बिल्कुल डार्क ग्रे सा है, यहाँ अबाउ 1201 पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये देख सकते हो आप, पूरा का पूरा ये एरिया मार्क्ड है। 801 से 1200, 401 से 800, ठीक है। लेस देन 100 में आप देख रहे हो, ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी जो लेस देन 100 में आ रही हैं, ठीक है जी। चलो, अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको मेजर करने के लिए हमें ना एक क्रूड मेजर है ये, हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ना एक क्रूड मेजर है जाने के लिए, मतलब कि ये उतनी अच्छी हमारे को जो है ना गहराई नहीं बताता है। जैसे कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई इस एरिया में हमने सुन लिया भैया इस पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बट बहुत अगर हमें तरीके से जानना है तो हमारे को जो है ना फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी को भी चेक करना चाहिए। और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और जो है एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मतलब होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, और जो है एग्रीकल्चर डेंसिटी होती है टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो ये वर्ड मार्कर्स के लिए आपको याद रखना है कि जिससे हमें पता लगे कि कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और कितना एग्रीकल्चर उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, जिससे उसका डेवलपमेंट भी पता चलेगा और फूड सिक्योरिटी को भी हम अच्छे से जान पाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तो हमने ना अगर किसी एरिया का हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और हमने वहाँ देखा कि अरे यार यहाँ पे तो ज़्यादा फार्मर रहते हैं, ठीक है, यहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही ज़्यादा फोकस है, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं गया, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं गया। अगर वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री लग जाएंगे तो कुछ लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कुछ लोग उससे टेरिटरी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये भी पता लगाना होता है। और प्लस कितना कल्टिवेटेड एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में, ये सब भी हमें पता लगाना होगा। डन।
चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के नज़रिए से, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो चलो पढ़ते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो इसकी डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में भी लर्न करी थी, अभी लर्न कर लो। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ मेनली 2 कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। तो नेचुरल ग्रोथ तब होती है जब बच्चे पैदा हों और लोग मर जाए, तो उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट। और इंड्यूस्ड ग्रोथ तब होती है वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल से, मतलब कि इन माइग्रेशन से और आउट माइग्रेशन के। अगर आपकी कंट्री में बहुत लोग आ रहे हैं तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बहुत लोग जा रहे हैं तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% एज पर 2011 का सेंसस। तो हमारी जो अभी लेटेस्ट एडिशन की बुक है उसमें ज़्यादातर 2011 तक का डेटा हमें गिवन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, अब ये 1 मार्कर में आपको आ सकता है, ये क्या होता है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमारे डिकेडियल यानी कि हर 10 साल बाद के ग्रोथ रेट्स आपको दिखा रखे हैं। 1901 से 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 90, 91, 2001 एंड 2011 तक का आपको दिखा रखा है कि देख लो आप कि हमारा ग्रोथ रेट कितनी तेज़ी से जो है बढ़ता गया। यहाँ आप देख सकते हो कैसे हमारा ग्रोथ रेट बढ़ता गया। इनफैक्ट 1900 जो है हमारा यहाँ पे दिखा रखा है, 11 के अंदर तो माइनस में गया हुआ है, नहीं 11 नहीं है, आई थिंक सो 21 में गया हुआ है। तो ये तुम्हें पता है 1921 में क्यों गया था? अरे प्लेग आया था, बहुत वो बहुत ज़्यादा फेमाइन आई थी हमारी कंट्री के अंदर, ये इस वजह से गया है। इस समय में 1921 में देख लो -0.31, मतलब कि माइनस में गई थी हमारी ग्रोथ रेट। जैसे अभी कोरोना नहीं आया तो अब तो बहुत सारा इलाज थे, इवन दो डेथ्स हुई बट फिर भी हमारे पास इलाज थे। अब उस ज़माने में प्लेग आया, बहुत फेमाइन आई थी, इस वजह से माइनस में चला गया था हमारा डेथ रेट, और उससे माइनस में चला गया था हमारा ग्रोथ रेट, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है जी। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक कंट्री के, जैसे हमने ना डेमोग्राफिक वाली एक साइकिल पढ़ी थी और फेजेस हमने जाने थे कि एक कंट्री की पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रोथ होती है तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ के भी 4 पर्टिकुलर फेज़ हैं, जिसमें पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर बिल्कुल कम, बिल्कुल ही बढ़ने लग गई बहुत ज़्यादा, एंड देन थोड़ी स्टेबल होने पे आई है। इस टाइप से एक कंट्री के ग्रोथ रेट को हम डिफाइन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट किन फेजेस में चला। ये आएगा आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में। तो 4 फेज़ हैं, चारों फेज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। पहले फेज़ में ये हुआ, अपने दिमाग में समझ जाओ, अपने दिमाग में ये चीज़ याद होगा जो पहले फेज़ में ऐसे हुआ था, देन यू कैन राइट इट, ठीक है। तो अगर हम हमारे फेज़ 1 की बात करें तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कौन सा है, 1901 से 1921 तक का हमारा फर्स्ट फेज़ का टाइम पीरियड है। और जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इससे तो तुम्हें रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कीवर्ड्स लिखे हैं और ये कीवर्ड्स ही तुम्हें ध्यान में रखने हैं। तो इस समय में हमारी स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी पॉपुलेशन थी, यानी कि पॉपुलेशन रुकी हुई थी, स्टेशनरी रहती थी। इसमें इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत लो था, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट था हमारा ड्यूरिंग 1911 से 1901 तक। तो ये मैंने तुम्हें दिखाया भी था कि इस पीरियड में माइनस में गया हुआ था ग्रोथ रेट, मैंने तभी बताया था। यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। अब इस समय में ऐसा नहीं था कि बर्थ नहीं हो रहे थे, नहीं, बर्थ तो बहुत हो रहे थे, बट क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, लोग इलिटरेट थे, और जो है फूड सप्लाई नहीं थी हमारे यहाँ पे, मैंने बोला ना फूड सप्लाई नहीं थी, और बहुत बीमारी आई थी इस समय पे, तो इस वजह से हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर बेसिक नेसेसिटीज़ जो है की वजह से जो है हमारा था ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ का, इसलिए जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। अब देखो इस समय में क्या हो रहा था, बर्थ रेट भी हाई था, ऐसा नहीं था कि लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली कंट्रोल कर रहे थे, नो, इलिटरेसी थी पीपल में लार्ज लेवल पे, तो फैमिली प्लानिंग पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं था। और क्योंकि जो है कोई दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, फेमाइन आई थी हमारी कंट्री में बहुत बड़ी इस समय के दौरान, तो जो है क्या हुआ, हमारा इनएफिशिएंट फूड सप्लाई की वजह से लोग भूखमरी से भी मर गए थे, ड्रॉट्स आए थे, सूखा पड़ गया था, ये वो समय है। चलिए अब फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में 1921 से 1951 का टाइम पीरियड को हम रेफ़र करते हैं। इसको स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है, मतलब कि पॉपुलेशन हमारी बढ़नी इस समय में शुरू हो गई थी, ठीक है। चलो
अभी इस समय में पॉपुलेशन बढ़ी क्यों हमारी, तो ऑब्वियसली हमने क्या करा, इम्प्रूवमेंट हुआ हमारा हेल्थ में और सैनिटेशन में। जो ये पीरियड तुम पढ़ रहे हो इससे पहले वाला जो तुमने पढ़ा ना, जब हमारा डेथ रेट भी बहुत था, बर्थ रेट भी बहुत था, फेज 1, तब तो हम ब्रिटिशर के रूल में थे, ठीक है। अभी इसके बीच में हमें बिल्कुल एंड में इसके हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ था इस समय में हेल्थ पे और सैनिटेशन पे इन कंट्री, ठीक है जी। मोर्टिलिटी रेट जो है हमारी कंट्री के डिक्रीज हुए थे। मोर्टिलिटी रेट मतलब होता है डेथ रेट, मॉर्टल मतलब होता है जिंदा रहना, मोर्टिलिटी रेट मतलब तुम जितने लोग मर गए उसका रेट, ठीक है। तो डेथ रेट इज इक्वल टू मोर्टिलिटी रेट ओनली। तो जब दवाई अच्छी हुई, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, लोगों ने अपनी साफ सफाई पे, सैनिटेशन पे ध्यान दिया, अच्छा पीने का पानी लोगों को मिल रहा था, वाटर बॉर्न डिजीजेज नहीं हो रही थी, तो गार्बेज को क्लीनिंग पे ध्यान दिया तो डिजीजेज नहीं फैली, तो डेथ रेट हमारा डिक्रीज हुआ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बढ़िया हुआ और इससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इस समय पे हमारा जो क्रूड बर्थ रेट था, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो रिलेटिवली हाई था, इसलिए इस समय में हमारा ग्रोथ रेट पिछले फेज से ज़्यादा था। दिस इज इम्प्रेसिव एज द बैकड्रॉप ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव बात थी कि इवन दो इस समय पे जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, पूरे वर्ल्ड पे आया था, वो खाली इंडिया पे नहीं आया था। 1920 में वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी दौरान हुआ, कितने लोग वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। बट हमारी कंट्री में इस समय में पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी हुई थी, वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ था। वर्ल्ड में इस समय में पॉपुलेशन लो हुई थी, बट हमारे यहाँ इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। तो ये फेज़ 2 आपको याद रखना है, इसमें तो खतरनाक काम हुए थे सारे। वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, वो हिटलर ने जब वो बॉम्ब गिराया जापान पे, वो सब कुछ इस समय में हुआ था, बट हमें वो याद नहीं रखना है। हमारी कंट्री में उस दौरान क्या हुआ हमें ये याद रखना है, ठीक है जी। अब अगर हम फेज़ 3 की बात करें, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी उसके बाद की पर्टिकुलरली, तो ये है डिकेड्स हमारे 1951 से 1981 के। इस पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन फट गई थी मतलब बिल्कुल एक्सप्लोड कर गई थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ हमारा, अब बढ़ने के लिए क्या होगा, बहुत पॉपुलेशन बढ़ी है तो खुद दिमाग में सोचो कि भाई बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे और क्या होगा, लोग मरेंगे नहीं, कम लोग मरेंगे। तो भाई इसमें क्या हुआ, डेथ रेट हमारा डिक्लाइन हो गया। अब लोग मर तो रहे नहीं थे और नए नए बच्चे और आ रहे थे दुनिया के अंदर, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ गई और जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट था वो 2% हो गया था, यानी कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट हमारा हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इस समय पे जो है सेंट्रल प्लानिंग हुई थी। इस समय पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री में फॉलो हुई। फिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई थी और प्लान स्ट्रक्चर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर वाला, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज वाला, इस सब पे हमारी कंट्री में सेंट्रलाइज लेवल पे प्लानिंग हुई थी। और यहाँ पे हाई नेचुरल इंक्रीज था इन द ग्रोथ रेट, यानी कि नेचुरल इंक्रीज हो रहा था और हाई ग्रोथ रेट हो रहा था हमारा, ठीक है। Increase international migration bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from the Pakistan contributed to the high growth rate। तो यहाँ पे ना हमारा इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट भी हुआ था और नेचुरल ग्रोथ रेट भी हुआ था इस समय में हमारा, तभी हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई। क्योंकि आपको पता है चाइना के साथ इसी समय में वॉर हुआ था, तो उससे पहले हमारे यहाँ पे तिब्बतियन पॉपुलेशन आई थी, दलाई लामा आए थे इंडिया एंड उनको रेफ्यूजी सीख उन्होंने यहाँ पे करा, बहुत सारी तिब्बती पॉपुलेशन आई। बांग्लादेश वॉर हुआ 1971 में, बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट्स आए थे, ठीक है। नेपालीज भी आए थे एंड इनफैक्ट पाकिस्तान से भी बहुत सारे जो है माइग्रेंट्स हमारी कंट्री में आए। तो इस वजह से हाई ग्रोथ रेट हमारी कंट्री में हुआ था इन दिस फेज। चाइना के साथ वॉर भी इसी समय में हुआ था, बांग्लादेश वॉर भी इसी समय में हुआ था, और इस वजह से इन माइग्रेशन भी हुआ हमारी कंट्री में और बर्थ रेट्स तो हाई हो ही रहे थे, इसलिए इस समय में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई। अब पोस्ट 1981 से लेकर आज तक 2024 तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन हाई ही है। ऐसा नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन रेट कोई कम हो गया है, बट हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। अब थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है, जब लोगों को समझ आ रही है, लिटरेसी हो रही है, एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, तो लोगों को फैमिली प्लानिंग लोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, बट अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने के स्टाइल में बाय द एंड, अगर इस समय के पीरियड की अगर हम बात करें, क्योंकि जो है अब लोगों को समझ में आ रहा है। और सेकेंडली जो बात हो रही है, जो मीन एज हमारी मैरिज की है
और वो जो है गवर्नमेंट ने रख दी है। पहले कम होती थी एज, जल्दी उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। नाउ इट्स फिक्स कि आप बहुत जल्दी बच्चों की शादी नहीं करा सकते हो। और इम्प्रूवमेंट हो रही है एजुकेशन की, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, फीमेल लिटरेसी हो रही है, तो उससे भी जो है बर्थ रेट कंट्रोल होते हैं। इससे भी बर्थ रेट का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मदर एजुकेटेड है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लाइफ में, वो ग्रो कर रहे हैं खुद को, तो फिर शादी जो है वो सही टाइम पे हो रही है, नहीं बहुत जल्दी हो रही हो, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो गई है, नहीं। इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी बाय 2025। चलो देखते हैं, आ ही गया 2025, कौन सा बहुत समय बचा है। अब रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करते हैं, यानी कि यूपी में पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ी, कर्नाटका में कितनी तेज़ी से बढ़ी, आंध्र प्रदेश में कितनी तेज़ी से बढ़ी, और जम्मू कश्मीर में कितनी तेज़ी से बढ़ी। ये आप देखोगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने बहुत पॉपुलेशन बढ़ाई थी अपनी। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 से 2001 की अगर हम बात करें तो वेरियस पैटर्न हमें दिखाता है। लो ग्रोथ रेट का अगर हम बोले कि जहाँ पे लो ग्रोथ रेट रहा, जिसमें मतलब कि 20% से ऊपर उसने एक्सीड नहीं करा, वो कौन कौन सी है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा। यहाँ पे ग्रोथ रेट लो रहा है, 20% से ऊपर नहीं गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं केरला की अगर हम बात करें, तो लोएस्ट ग्रोथ रेट रहा है केरला में 9.4, नॉट ओनली इन द ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट ऑल्सो इन द कंट्री एज अ होल। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल जिस स्टेट ने दिखाया है कि मतलब अब उनकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, वो है हमारा केरला। वहाँ पे क्योंकि अभी आप देखोगे कि एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए ये इफेक्ट आया है कि ग्रोथ रेट उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। हाई ग्रोथ रेट जहाँ पे है, मतलब कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है जिनमें स्टेट्स में, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में एंड झारखंड में ग्रोथ रेट्स कैसे हैं? वो एवरेज हैं, 20 से 25% तक के हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि एवरेज तुम कह दो कि एवरेज हो गए, नहीं भाई, ज़्यादा ही है, 20-25%। ड्यूरिंग 2001 to 2011 तक ग्रोथ रेट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड अ लो फिगर कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड्स, नेमली 1991 to 2001। अब हमें ये बताया है कि हमारी हर स्टेट और हर जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें एज़ कम्पेयर टू ये वाला पीरियड 1991 से 2001 को अगर हम कंपेयर करें 2001 से 2011 में, तो तब हमारा ग्रोथ रेट फॉल हुआ है। मतलब लोगों ने थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करा है कि वो जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, और गिरा है, ठीक है। चलो अब परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, नेमली कौन कौन से जहाँ पे जो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश आते हैं हमारे पॉपुलेशन के एक बहुत ही बेसिक नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट पे, वो है एडोलेसेंट, यानी कि टीनेजर्स। बेसिकली अगर हम कहें तो वो लोग जो 10 से 19 साल के जो है एज ग्रुप में आ रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि वो हमारी आगे की पॉपुलेशन बनाएंगे, वो हमारी कंट्री का यूथ बनेंगे, वो हमारी कंट्री का जो है आगे पूरा का पूरा फैमिलीज को चलाएंगे। तो हमें एडोलेसेंस पे बहुत ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। तुम प्यारे प्यारे बच्चों के ऊपर तुम्हें सही एजुकेशन देना, अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी को हल करना, तुम्हें डिमोटिवेट ना होने देना, तुम्हें सही रास्ते पे लेकर चलना, वो हम लोगों का काम है कि तुम्हें हम इनकरेज करें दैट यू शुड डू गुड इन योर लाइफ। क्योंकि ये उम्र बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा कच्ची उम्र होती है, ऐसे कहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है, गलत संगत में पड़ जाते हैं। इससे जो गलती वो कर रहे हैं इस समय पे, उनके आगे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर उन्हें हम प्यार से समझाएंगे, उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, एजुकेटेड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वही बच्चे जो हैं वो आगे फ्यूचर में चल के हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। तो यही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेल एडोलेसेंट देखिए अगर हम तो 52.7% है और फीमेल है 47.3%, ठीक है। Adolescents are youthful with high potential but at the same time they are vulnerable if not guided and channelized properly, यही मैंने तुम्हें बताया है,
ठीक है। अब चैलेंजेस, अब कहोगे तुम दीदी ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो हम फेस कर लेंगे जो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो होती है लोअर एज एट मैरिज। अब काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं कंट्री के अंदर जहाँ पे लो एज में मैरिज करा दी जाती है बच्चों की, तो वो बच्चों के लिए सही नहीं है। इससे उनको मतलब वो अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएंगे एंड उन पे इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और हेल्थ के लिए भी उनके अच्छा वो नहीं है। ठीक है, साथ ही के साथ में इलिटरेसी और बेसिकली फीमेल इलिटरेसी, जैसे कि कई बार हमारे जो लोग ना 5th 6th तक पढ़ा के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लेते हैं और फिर चाइल्ड लेबर कराते हैं। और औरतों को मतलब कि फीमेल्स को, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को तो वह 5वीं 6ठी करा दी, उसके बाद पढ़ने की इजाज़त ही नहीं आई या उतना भी नहीं पढ़ने दिया। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। स्कूल ड्रॉप आउट मतलब कि 6-7 तक बच्चे को पढ़ाया, जब तक बेसिक फ्री एजुकेशन मिल रही थी उसके बाद उन्हें काम में लगवा दिया, कहीं पे नौकरी करवा दी, चाइल्ड लेबर करवाने उनसे। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी गलत है बच्चों के लिए। जिन बच्चों को, क्योंकि बढ़ती उम्र है, इस समय पे आपको बहुत पोषण की ज़रूरत है और उस समय पे खाना अच्छे से जिनको नहीं मिलता है तो वो मेल नरिश्ड हो जाते हैं। हाई रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर, यानी कि एडोलेसेंट टीनेज मॉम्स जो होती हैं, टीनेज में अगर वो जो है जो गर्ल है वो मदर बन जाए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर अर्ली मैरिज है तो भी, अगर विदाउट मैरिज है तो भी इट्स नॉट अ गुड थिंग। इससे जो वो बच्चे हैं उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ वाइज भी, साइकोलॉजिकल भी, फिजिकल भी। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डनेस, अब्यूज़, एल्कोहलिज्म। ठीक है, कई बच्चे ड्रग्स अब्यूज़ में पड़ जाते हैं, ड्रग्स करने लगते हैं और उसके बाद में जो है वो एल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं, फिर वो कुछ क्राइम कर सकते हैं। ये तो जुवेनाइल डेलिकेंसी एंड कमिटी ऑफ क्राइम्स, तो ये चैलेंजेस है जो फेस करते हैं एडोलेसेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे जो एडोलेसेंट्स है उनका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो पहला है प्रॉपर एजुकेशन, जो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ तो वही आपको लर्न करना है, प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, दूसरी है हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी। ये एक एग्जाम्पल है जिसने को डिज़ाइन करा है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन। ठीक है, एक नेशनल यूथ पॉलिसी हमारी NYP 2014 जो लॉन्च हुई थी फरवरी 2014 के अंदर, उसका एक होलिस्टिक विजन था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा विजन था उसका, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कि हमारा यूथ फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए एंड वो जो है फिर इंडिया को और हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को एक राइटफुल प्लेस पे लेके जा पाए। ठीक है, अब NYP 14 के अंदर जो मैंने आपको ये नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 की बताई है, इसमें यूथ किसको डिफाइन किया गया है, तो 15 से 29 ईयर्स तक के बच्चे, यानी कि आप और मैं, हम सब जो है इसमें यूथ कहा गया है। नेक्स्ट एक और पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2015 में आई थी। ठीक है, यहाँ पे स्किल एक्टिविटीज़ जो है विद इन द नेशन हमारी कराई जाती है जिससे कि हमारे बच्चों का जो है डेवलपमेंट हो। इट अपीयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारा बहुत ही वेरिएंट है, अलग अलग हमारा जो है टाइम पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लेवल से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। हाउएवर अगर हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है अपने ग्रोथ पैटर्न को, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम सोशल कॉम्पोजिशन देखिए अपनी कंट्री का। नाउ सोशल कॉम्पोजिशन में मतलब क्या होता है, मतलब कि हम ये देखेंगे हमारी कंट्री में किस एज के लोग ज़्यादा हैं, कौन सी एरिया में वर्क करते हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, कौन से रिलीजन के लोग हैं, कौन से जेंडर के लोग हैं। इसको कहा जाता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। मतलब पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में गर्ल भी है, बॉय भी है और एडल्ट मेल भी है, एडल्ट फीमेल भी है, बूढ़े लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं। ठीक है, सारे रिलीजन के लोग हैं, हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं। ठीक है, और जैनास भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब टाइप के लोग हैं। तो अब आप ये जानोगे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है हमारी कंट्री की। अब ये जो है काफ़ी लेंदी टॉपिक है, आई नो दैट। तो मैं पूरा बुक में से ईच एंड एवरी लाइन पढ़ा रही हूँ जिससे तुम्हें बुक अगर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज ना हो, और मेरे नोट्स में बहुत शॉर्ट क्रिस्प वे में मैं वो लिख दूँगी। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया की बात करें अगर हम, तो लैंग्वेजेस है डिफरेंट, रिलीजन भी है, तो वो सब अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की, यानी कि कितने लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं और कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो 68.8% हमारी टोटल पॉपुलेशन के लोग कहाँ रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं। 2011 के सेंसस में हमें ये पता चला। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है
6,40,867 विलेजेस है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, आउट ऑफ विच 59608 यानी कि 93.2% आर इनहैबिटेड विलेजेस, यानी कि जहाँ पे काफ़ी लोग रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में और बिहार में बहुत सारी रूरल पॉपुलेशन रहती है, तो ये वन मार्क करें। कौन सी ऐसी स्टेट्स है हमारी कंट्री की जहाँ बहुत रूरल पॉपुलेशन है, तो हिमाचल प्रदेश और बिहार है। और गोवा और मिजोरम में बहुत ही जो है आप कह सकते हो लिटिल पॉपुलेशन है जो हमारी विलेजेस में रहती है। यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा जो हो गया दादरा नागरा हवेली को छोड़कर बाकी के अंदर बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन है जो विलेजेस में रहते हैं। जैसे दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी और काफ़ी सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, तो उनमें तो मतलब कि बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन विलेज में रहता है या विलेजेस वहाँ पे है। दादरा नागरा हवेली को छोड़कर वहाँ पे तो विलेज पॉपुलेशन ज़्यादा है। द साइज़ ऑफ द विलेजेस भी बहुत वेरी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 200 लोग रहते हैं, जैसे हिल स्टेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, और वेस्टर्न राजस्थान में रन ऑफ कच्छ में कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ 17,000 लोग एक ही विलेज के अंदर रहते हैं, ठीक है। एंड जो है केरला में और महाराष्ट्र में भी, ठीक है। विलेज में कितने लोग रहते हैं, कौन से स्टेट में कितने विलेज हैं, उससे पढ़ के ये समझ में आता है कि वहाँ की कैसी अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्बन पॉपुलेशन की, यानी कि शहरी पॉपुलेशन की। तो इंडिया की 31.16% पीपल जो है वो शहरों के अंदर रहते हैं, जो काफ़ी लो है एंड शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर डिकेड्स। और अब ऐसा हो रहा है कि लोग शहरों में आगे ज़्यादा बस जो है शहरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसके बढ़ने के रीज़न है हमारा इनहैंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, हाइजीन कंडीशन अच्छी हो रही है, तो लोग शहरों में आके बस रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू एज इन द केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन एज अ वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द कंट्री। अब ऐसा ही है जैसा हमारी थ्रू आउट द कंट्री पॉपुलेशन अलग अलग तरीके डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमारे यहाँ भी यही है। हर शहर के अंदर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, कोई शहर है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कुछ शहर है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी हो रही है, तो इसलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, दैट वी विल स्टडी हियर। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन नॉर्थ इंडिया में बहुत हो रहा है, यानी कि नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत लग रही हैं। जैसे दिल्ली के पास में ये हमारा हो गया हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार, ये एरिया जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन हम कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत लग रही हैं, इसलिए यहाँ पे लोग गाँव वाले शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं। कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में, मैसूर में, मदुरई में और अहमदाबाद में और सूरत में, दिल्ली में, कानपुर में और लुधियाना में और जालंधर में भी ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब इन द एग्रीकल्चरल स्टेगनेट पार्ट ऑफ द मिडल एंड द लोअर गंगा प्लेन्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टैग्नेट है मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में, तेलंगाना में, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान में, जहाँ पे इरीगेशन ज़्यादा नहीं है राजस्थान के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में, रिमोट हिली एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में नॉर्थ ईस्ट के, और फ्लड प्रोन एरिया जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में अर्बनाइजेशन काफ़ी लो रही है। सो इसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लर्न करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, यानी कि हमारी कंट्री में कैसी लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन को हमने डिटरमाइन कर रखा है फाइनली, वो सब। तो इंडिया हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जब हमारा लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था 1903 से 1928 के बीच में, तो पता चला 179 लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में एंड 544 डायलेक्ट्स हैं, यानी कि बोलने का जो तरीका होता है, डायलेक्ट्स जो हैं। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी को बोलने का तरीका अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बदलता रहता है। इन द कॉन्टेक्स्ट अगर हम मॉडर्न इंडिया की फाइनली बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस और कुछ नॉन शेड्यूल भी हैं। अमंग द शेड्यूल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम बोलने वाले हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो है संस्कृत, ठीक है। बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स 2011, तो संस्कृत बोलने वाले सबसे कम है और बोडो और मणिपुरी भाषा बोलने वाले सबसे कम है। हाउएवर इट इज़ नोटिस दैट द लिंग्विस्टिक रीजन्स इन द कंट्री डू नॉट हैव अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में बिल्कुल ही ऐसी बाउंड्री मार्क्ड है कि इस वाली बाउंड्री के स्टेट के लोग यही भाषा बोल रहे हैं और इस स्टेट के लोग यही भाषा बोल रहे हैं। जैसे हम ग्रेजुअली ना जनरलाइज कर देते कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती हैं, ठीक है, हाँ वो तो है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पक्का कि इस बॉर्डर के आगे के लोग तो भैया यही भाषा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। रैदर ग्रेजुअली अब मर्ज हो चुका है, हमारा ओवरलैप करा जा रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा
लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। तो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस जो है हमारी 4 लैंग्वेज फैमिलीज को बिलोंग करती है और उसकी फिर जो है सब फैमिलीज आती है। तो उसके लिए आपको ये जो है हमारा ग्राफ देखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो हमारी क्लासिफिकेशन की 4 फैमिलीज है। एक ऑस्ट्रिक जिसे निषेध कहते हैं, द्रविडन, साइनो तिबेटियन एंड इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिक होती है उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ऑस्ट्रोनेशियन है। ठीक है, ये कौन कौन से एरिया में बोली जा रही है? मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब। ठीक है, अभी और आउटसाइड इंडिया भी बोली जाती है। अगर द्रविडन भाषा बोले तो ये साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, जस्ट लाइक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। साइनो इंडियन में तिब्बतो म्यांमारी आती है और साइमीज चाइनीज़ आती है। ये तिब्बत हिमालय की ब्रांच है, नॉर्थ असम की ब्रांच है और असम और म्यांमार की ब्रांच है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं हम इंडो यूरोपियन, आर्यंस। ठीक है, इंडो आर्यन फैमिली से जो आई है, वहाँ पे ईरानियन भाषा है, दार्दिक भाषा है और इंडो ईरानियन भाषा है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। अगर तुम सोच रहे हो दीदी यूपी में कौन सी भाषा का फैमिली चलती है, तो इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन जो है सब फैमिली उसकी है, ये यूपी में चलती है, राजस्थान में चलती है, हरियाणा में चलती है, एमपी में चलती है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में। ठीक है, तो कुछ इतना आपको एक्सटेंसिव लर्न नहीं करना है कि एक एक को ऐसा रट्टाफिकेशन करोगे, बट ये 4 जो हमारी फैमिलीज़ हैं एंड इनकी सब फैमिलीज़ हैं, ये आपको याद रखना है और इनकी कितनी परसेंटेज है ये याद रखनी है और 2-2 स्टेट याद रख लेना। ठीक है जी, चलो अब रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कितने कितने कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं हमारी कंट्री में। तो रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जो एक कंट्री की जो है कल्चर और पॉलिटिक्स को भी डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे रिलीजन के बारे में। तो हिंदूज जो है मेजर डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री के अंदर, रेंजिंग 70 to 90% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदूज़ की है। एक्सेप्ट कौन कौन से जगहों में? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर और डेक्कन प्लेटू में और गंगा प्लेन में। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सब जगहों पे ज़्यादातर जो है हमारी हिंदू पॉपुलेशन रहती है। अब मुस्लिम इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है? हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स है। ये जम्मू कश्मीर में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है एंड दे फॉर्म मेजॉरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कहाँ है? कश्मीर वैली में एंड लक्षद्वीप में है। ओके, अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली जो है रूरल एरियाज़ में हमारे कंट्री की, और ज़्यादातर है वेस्टर्न कोस्ट में, गोवा के पास में, केरला में, हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर एरिया जो है, और मणिपुर में। सिख की अगर हम बात करें जो है सरदारों की, तो वो मोस्टली कंसंट्रेटेड है रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री में, पर्टिकुलरली दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सिख पॉपुलेशन रहती है। जैन और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट ग्रुप है इंडिया का, अगर हम रिलीजियस वाइज देखें तो वो जैनास और बुद्धिस्ट का आता है एंड ये सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री में रहते हैं। ठीक है, जैनास की मेजर कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने देखी है तो वो है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बुद्धिस्ट की अगर हमने देखी है तो वो मोस्टली महाराष्ट्र में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में है, लाहौल स्पीति में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अभी ये तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कौन से जो है रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा कौन से जो है एरिया में है। अब लास्ट टॉपिक वर्कफोर्स पढ़ने वाले कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में है, और बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन पढ़ेंगे, तो वर्किंग पॉपुलेशन पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है हमारी पॉपुलेशन को, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मेन एंड मार्जिनल वर्कर इज ओनली 39.8%, लीविंग अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ 60% नॉन वर्कर्स, यानी कि 60% खाली बैठे हैं। चलो और देखते हैं डिटेल में कि क्या है इसका मतलब हमारा। हमें ये समझ में आ रहा है कि यार हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि ये 60% में ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे खाली बैठे हैं, नो, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक खेत पे जो है 15 जने काम कर रहे हैं जबकि वो काम 5 जनों में हो सकता है, तो वो 10 क्या है? वो हिडन एम्प्लॉयमेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शो अ वेरिएशन फ्रॉम अबाउट 29.1% इन लक्षद्वीप टू 51.9% इन हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में। जो स्टेट विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर है वो है जहाँ पे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहती है, वो कौन सी स्टेट्स है? 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 10 मार्कर्स,
किसी में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में और कुछ हमारी यूनियन टेरिटरी जैसे दादरा नागर हवेली, दमन में हायर पार्टिसिपेशन रेट है किसका, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का। लोग ज़्यादा काम करते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयड लोग हैं। इट इज़ अंडरस्टूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया में वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स जो है हायर है जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैनुअल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है और सबसिस्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। तो इनमें से अगर आप कुछ एरियाज़ देखोगे जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मेघालय है, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, तो ये वो एरियाज़ है जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूपी और बिहार अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है। तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे जो है लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई इतना, कहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट आ रही है, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे तो कहाँ से आ रही है, तो क्योंकि गाइज यहाँ पे लोग फार्मिंग में बहुत इन्वॉल्व है और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि खुद से अपने जो है मतलब थोड़े बहुत फार्म पे जो खेती करी वो बेचा और जो बाकी है वो अपने घर में ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं। दैट्स वाई ये एरियाज़ हैं जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक होने के बाद भी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा काम कर रही है। तो 2011 सेंसस में हमें पता चला हमारी कंट्री में मेजर कैसे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और अदर वर्कर्स हैं, ठीक है। चलो, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन अगर हम बात करें अपनी कंट्री की तो शो अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। मैं PIP में लगा दूंगी, मैं नहीं लगा तो आप बुक में से देख लेना। अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी कल्टीवेटर्स की और एग्रीकल्चर लेबरर्स की, जबकि ओनली 3.8% वर्कर्स हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में जो है काम करते हैं और 41.6% जो हमारी वर्कफोर्स है वो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, अदर सर्विसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एज फार एज द ऑक्यूपेशन ऑफ कंट्री की बात करें हम तो मेल फीमेल पॉपुलेशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि मेल फीमेल पॉपुलेशन कैसी है। तो टेबल 1.4 में और 1.3 में हमें बता रखा है कि मेल फीमेल पॉपुलेशन कैसी जो है हमारे डिटरमाइन होती है, ठीक है। अब मैं आपको टेबल 1.4 दिखाती हूँ। ये है गाइज हमारा टेबल नंबर 1.4। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है प्राइमरी एक्टिविटी में फीमेल कितनी इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कितनी है, टर्शरी में कितनी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में अगर टोटल वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो 54.6% आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। सेकेंडरी में 3.8 है और टर्शरी में 41.6% वर्कफोर्स है। तो आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में कितने कम वर्कफोर्स है। उसमें से अगर हम देखें कि वुमेन का अगर हम फीमेल का देखें तो एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आप टर्शरी एक्टिविटी का एग्जांपल लो तो ये कितनी बड़े जो है 1 10 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ 15 करोड़ लगभग जो है 15 करोड़ 66 लाख 43,220 जो है लिखा हुआ है कि मेल कॉम्पोजिशन मेल काम करे टर्शरी सेक्टर में। वहीं पे फीमेल सिर्फ 4 करोड़ 37 लाख 41,311 है। तो आप देख रहे हो कितना फ़र्क है। और अगर आप यहाँ देखोगे एग्रीकल्चर में तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं है। एग्रीकल्चर में लगभग 16 करोड़ 54 लाख 47,000 लोग आपको बता रखे हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और फीमेल में कितने आ रही है 9 करोड़ आ रही है। तो मतलब 9 करोड़ क्या 10 करोड़ ही हो गया समझ लो तुम। तो फीमेल में जो है प्राइमरी में इतना फ़र्क नहीं है, बट यहाँ बहुत है। सेकेंडरी में भी इतना फ़र्क नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा है हमारा टर्शरी में, ठीक है। यही आपको ये इस वाले टॉपिक में बताया जाएगा। तो क्योंकि आप देख रहे हो आपकी फीमेल वर्कफोर्स हमारा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और कई जगहों पे तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता, इसलिए हमारी कंट्री के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है सोशल कैंपेन वो लॉन्च हुई है। अब हम हमारा जेंडर कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो जेंडर कॉम्पोजिशन में देखो हमारी कंट्री में देयर इज़ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और ये जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होने को हम लोग बायोलॉजिकल और नेचुरल समझ लेते हैं, बट इन रियलिटी अलग अलग रोल्स जो है कन्फाइन होते हैं हर एक जो है हमारे जो है जेंडर के लिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दीज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सोशल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि लड़कियों को कई बार पढ़ने की आज़ादी नहीं दी जाती, जॉब करने की आज़ादी नहीं दी जाती,
ठीक है जी। द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिकम अ सीरियस हैंडीकैप टू एनी डेवलपिंग एंड सिविलाइज सोसाइटी। अब हमारी पॉपुलेशन में वुमेन बहुत सारी हैं और उनको अगर आप पढ़ने नहीं दोगे, जॉब नहीं करने दोगे, काम नहीं करने दोगे, तो उससे हमारी कंट्री का ही नुकसान है कि भाई फिर वो आधी पॉपुलेशन जब कंट्री की वर्क ही नहीं कर रही है तो क्या हाल होगा कंट्री का। इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एंडेंजर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन ने एक बात कही है, इफ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड, यानी कि ऐसा नहीं कर रहे हो आपकी डेवलपमेंट में हर जेंडर का इंसान जाके काम कर रहा है तो आपकी डेवलपमेंट एंडेंजर्ड हो जाएगी, तो ना आने की डेवलपमेंट भाई साहब। तो डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल में भी और जेंडर में भी एक क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऐसा हम सब लोगों को कहना चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल एफर्ट्स हमें करने चाहिए अपने, जिससे हम एजुकेशन में, हमारे एम्प्लॉयमेंट में, जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अपॉर्चुनिटीज़ बनाए, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी ना ही एजुकेशन में होती है ना ही एम्प्लॉयमेंट में। पॉलिटिक्स में आप देख लो, लो वेजेस मिलते हैं सेम टाइप के काम के लिए जो औरतें कर रही होती है। डिसरिगार्ड टू देयर एंटाइटलमेंट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, कई जगहों पे तो औरतों को इज्जत से पेश आया नहीं जाता है। अ सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर टू रिमूव सच डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिविलाइज वन। तो अगर तुम्हारे कंट्री में ऐसा हो रहा है तो तुम एक सिविलाइज कंट्री नहीं हो, अगर तुम्हारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है तो तुम सिविलाइज कंट्री नहीं हो। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज करा इस वाली प्रॉब्लम को और हमने लॉन्च करा नेशन वाइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को, ठीक है। अभी जो है नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स जो है, अभी जो मैंने आपको ये दिखाया ना ग्राफ, अब इसको आपको बताया जा रहा है प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा है एंड इसमें वर्क पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई है। सेकेंडरी एंड टर्शरी के मुकाबले ज़्यादा हमारा प्राइमरी में है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया शो अ डिक्लाइन ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। और अभी अगर हम फ्यू डिकेड्स की बात करें 2001 से 2011 की, तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस हमारी कम हुई है, जो हमारे लिए अच्छा है कि लोग सेकेंडरी और टर्शरी में जा रहे हैं। This indicates a shift of dependence from workers from farm-based occupation to non-farm-based, indicating a sectoral shift in the economy of country. That is a good thing. अगर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी पे जा रहे हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग। द स्पार्शियल वेरिएशन ऑफ वर्किंग पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटर्स हैं। ऑन द अदर हैंड बिहार में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सॉरी, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में हाई प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं जो लेबर काम कर रहे होते हैं। और अर्बनाइज पार्ट में जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्कर हैं जो अदर सर्विसेज के अंदर हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो सर्विस हो गई। दिस इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड बट ऑल्सो लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायरिंग मोर वर्कफोर्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स। तो नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा वर्कफोर्स इसलिए जा रही है क्योंकि हमारा फार्म लैंड जो है लिमिटेड है और क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, कुछ शहरों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो लोग फिर उस सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं। तो ये इस वाले ग्राफ का आपको बता रखा है, ये वाला ग्राफ है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला, कि अभी हमने देखा है कि हमारा जो है ना, ये जो 54.6% यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, तो उसमें चेंज हुआ है। पहले हमारा जो था 58.2 था, मतलब कि जो प्राइमरी से लोग सेकेंडरी में गए और टर्शरी में गए तो वो अच्छा है हमारे लिए। और वो क्यों गए थे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई नो स्टार्टिंग में तो चैप्टर काफ़ी इजीली समझ में आता रहता है, ऐसा लगता है हाँ ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर जब हमने कॉम्पोजिशन वाला पार्ट पढ़ा तो आपको जैसे पैराग्राफ्स मैंने लगा रखे तो तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा दीदी तो बहुत लर्निंग का है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो नोट्स को। और जब अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो टेंशन मत लो, मैं जब ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करूँगी तो उसमें इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगी तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बन के आ रहे होंगे दैट वी विल परफॉर्म। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, इफ़ यू वांट MCQs, तो मेरा CUET वाला चैनल भी, उसे जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ हम CUET की प्रिपरेशन करने वाले हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।